प्रवाह मंथन परिवार को और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों से देख रहे चैनल को, सारे मित्रों सहयोगियों को मैं अमर बहादुर सिंह आपको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, चुनाव बीत गए और अब तक जो परिणाम आए हैं सबके सामने हैं और मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं वो भी इस चैनल पर पड़े हुए हैं। आप उनको देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वोटिंग रिजल्ट के एक दिन पहले मैंने 178 सीटों का नाम सहित एक हमने लिस्ट जारी किया था और मुझे बड़ी खुशी है कि उसमें 168 नाम कहाँ से कौन पार्टी जीतेगी, एनडीए की जो है जेडीयू एलजेपी उन्होंने दिया, वो ऑलरेडी वो चैनल वीडियो में पड़ा हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो हमारा जो एक थॉट प्रोसेस होता है कैलकुलेशन करने का, विश्लेषण करने का, वो आज की तरह का नहीं है कि हम कोई एक अंदाज़ा ले लिए और चुनाव में एक रेंज दे दिया कि इतने से इतने रेंज तक होगा और उस तरह से परिणाम आते हैं। मेरा हमेशा जब भी मैं चुनावी विश्लेषण करता हूं तो मैं पिछले कम से कम 3 विधानसभाओं का आकलन करने के बाद वहां की जातीय समीकरण क्या होते हैं उसके आधार पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और इसलिए हमारे परिणाम जो है वो काफ़ी नज़दीक के होते हैं। आप देखे होंगे कि हमारे 4-5 वीडियो आए, इसमें पहला वीडियो मैंने 22 अक्टूबर को लॉन्च किया था और 22 अक्टूबर में भी हम जो एनडीए की जो सीटें थी उसको हमने 159 सीटें कम से कम और 178 सीटें जो है वो अधिक से अधिक दिए थे और ये इसी के रेंज में करीब करीब हमारे सारे जो वीडियो रहे होंगे वो इसी के इर्द गिर्द घूमे होंगे। बहुत हुआ होगा तो 2 सीट लोअर बैंड के 159 का 2 सीट कम हो गई होगी, यानी कि 157 के आसपास, और ऊपर वाला जो बैंड है वो 175 से 178। ये हर सारी वीडियो में हमने जो है यही लगा। तो हमको 2 चीज़ लगी जो है। पहला ये था कि जो भी एनडीए है वो किसी भी हालत में 150 से वो कम नीचे नहीं दिख रहा था और किसी भी परिस्थिति में जो महागठबंधन है वो 70 से ऊपर नहीं दिख रहा था। उसमें भी अगर हमारे उन वीडियो को देखेंगे तो लोअर जो बैंड है इसका महागठबंधन का वो 45 होता था, अपर बैंड जो है वो 73-75 होता था और यहाँ पे अगर एनडीए का देखिए तो इसका जो लोअर बैंड होता था वो 155-157 और अपर बैंड जो होता है वो 194 तक का, और रिजल्ट भी ठीक देखिए उसी अनुरूप ही आए हैं जो है। आरजेडी को हमने पहली बार जब मैंने विश्लेषण किया था तो उसमें हमको पहले फेज में जो चुनाव होने वाले थे उसमें 17 सीटें और बाद वाली जो फेज़ 2 में था इलेक्शन उसमें हमको 7 सीटें जो है कन्फर्म नज़र आ रही थी, यानी कि 24 सीटें। बाकी जो सीटें थी वो जीत हार के बीच में थी, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वो जीत हार वाली सीटें वो सारी जो है वो आरजेडी हारती गई और वही सीटें जो है वो प्लस होती गई। नतीजा हुआ कि 204 का जो 200 के ऊपर जो आंकड़ा ये गया हुआ है, ये बेसिकली एलजेपी की जो सीटें जो बढ़ी, जो सबसे कठिन सीटें थी जो आरजेडी हार गई, और ये कांग्रेस की जो सीटें 8 सीट का आंकड़ा हमारा शुरू से किसी भी वीडियो में देखिए हमने 8 से 11, 12, 13 यही कांग्रेस का रेंज दिया, यानी कि हमको 8 से 8 सीट ही कंफर्म लग रही थी। लेकिन उस 8 में क्या हुआ कि एक कुटुंबा की सीट हार गई। अच्छा, कुटुंबा की सीट हारी नहीं होती, वहाँ पे आरजेडी ने कुटुंबा को हरवाया जानबूझ करके, एक सीट वहाँ से कम हो गई। और कदवा और कस्बा, ये मैं हर वीडियो में कहता था कि सीमांचल की ये 2 सीटें जो है जो हो सकता है कि एनडीए जो है अपने पाले में कर दे, और वही हुआ। एक सीट जो है वो एलजेपी ले गई और एक सीट जो है भाजपा और एक सीट जो है जेडीयू वहाँ से ले गई जो है। तो सारे जो रिजल्ट आए वो ऐसा मुझे कभी अचरज नहीं हुआ जो है। ये जो 200 का जो 194 तक का तो हमें खुद लग रहा था, जो 200 का जो आंकड़ा हुआ वो सबसे बड़ा जो निराशा हुई है वो कम्युनिस्ट से हुई है। कम्युनिस्ट जो है केवल 3 सीट जीतेगी, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था जो है। हम हमेशा कम्युनिस्ट को 11 से 15 के बीच सीट हम देते थे जो है, और उसका एक रीज़न था कि कम्युनिस्ट के जो वोट बैंक होते हैं वो जल्दी टूटते नहीं हैं, और हमें लगा कि वहाँ पर इसका कोई असर बहुत नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर भी जो है देखा जाए तो एक पूरा जो ये ग्रुप का, यानी कि ये जो पूरा एनडीए का जो समूह था उसका एक ऐसा लहर था जो है कि वो सब भी वोट टूट गए। और कम्युनिस्ट में एक बड़ी कमी ये थी
कि देखिए बाकी चाहे जेडीयू हो, बीजेपी है, ये सब जो सरकारें थी, ये जो पार्टियां थी, ये अपने सीट काटे जो है, उम्मीदवार को जो है हटाए, यहाँ से वहाँ किए। कम्युनिस्ट ने ऐसा नहीं किया। ये सारी इसके चलते जो है कम्युनिस्ट की जो सीटें आई हैं अपने उम्मीदवार न बदलने के चक्कर में जो है, तो इनकम्बेंसी रहती है भाई। और कितनी बार आप किसी को जितवाएंगे, नहीं तो अब अगियाव, डुमराव, ये सब सीटें जो है हारने वाली नहीं थी, लेकिन सब हार गई जो है। और इसलिए ये जो आपकी टैली जो है वो टैली बढ़ गई जो है। चिराग पासवान को हमने हमेशा 11 से 15 सीटों के बीच में हम आंकते थे कि ये सीटें लग रही है कि वहाँ जीतेगी, लेकिन 15 से जब 4 संख्या जो बढ़ गई, उसके यही कारण था कि एक जो है वो कम्युनिस्ट का भी टूटना, उनकी सीटें पे लड़ना, और कुछ सीटें जो है वो जो एक मुस्लिम बहुल सीट थी उसको भी अपने पाले में कर लिया, इसलिए वहाँ पे वो एलजेपी हारी। शुरू से ही हमको 5 और जो इनकी कुशवाहा की जो पार्टी है इनको 4 से 5 हम देते थे, लेकिन हमें ताजुब हुआ कि हम जो है वो जो कुशवाहा की पार्टी है उसमें एक सीट हमने पारू को हमेशा से दिया कि यहाँ से जीतेगी, लेकिन वो पारू सीट जो है वो हारी। ये हमारे एनालिसिस में वहाँ पे एक गड़बड़ी हुई। और जो 11 से 15 में एक बोधगया वाली सीट थी जो रामविलास चिराग की जो पार्टी थी, वहाँ से भी वो हारे। एक गलती इसमें भी हुई। इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे हमने जो 178 में जो फेज़ 1 फेज़ 2 में, फेज़ 1 में भी 5 सीट और 5 सीट फेज़ 2 में भी 10 सीट हमारे आकलन के जो है वो खिला पाए हैं। तो ये सब चुनाव के बारे में रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चुनाव में ऐसा सब हुआ क्या। अगर आप ध्यान से देखिए तो आज भी देखा जाए तो आरजेडी यानी राजद की जो वोटिंग परसेंटेज है पूरे गठबंधन में, दोनों गठबंधन में सबसे ऊपर है। यानी कि 23% किसी ने भी ये जो नंबर छुआ नहीं है। बीजेपी भी है, वो भी 20% के आसपास है, और जेडीयू जो है ये भी 20 से थोड़ा सा कम है, 19.46 वगैरह के आसपास है। तो लगभग में 19-20 के आसपास वो भी है जो है। तो कहने का मतलब है कि आरजेडी का जनाधार घिसका नहीं है। माइनस पॉइंट अगर 1 है तो ये कोई बहुत जनाधार घिस सकता हम नहीं मानते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर गठबंधन को देखिए तो गठबंधन पिछले 2020 में 37.23% वोट महागठबंधन को था, और उधर जो है अगर देखा जाए तो राजग को 37.26%, 0.03% का अंतर था। इस बारे में क्या हुआ है कि महागठबंधन में 0.60 का बस केवल डिफरेंस है, यानी कि 37.23 में से 0.6 जो घटा दीजिएगा तो लगभग 36.62% के आसपास ये महागठबंधन का वोट जो है वो आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो समीकरण बने हैं जो है वो जो पिछले बार उसका समीकरण था, जो जातीय समीकरण कह लीजिए, उनका वोट बैंक कह लीजिए, उसमें जो है वो इंटैक्ट है, वो उसमें बहुत जो है वो कमी नहीं आई है। जो 0.62% की जो आप कमी देख रहे हैं ये मुस्लिम मतों के थोड़ी सी कमी से, और वो जो मुस्लिम मत जो है वो एआईएम की तरफ चले गए। एआईएम का पिछले बार 1.24% वोट था, इस बार 1.85% हो गया है। तो मुस्लिम जो मतदाता थे इस बार कांग्रेस को भी और आरजेडी को भी दोनों से थोड़ा सा मुंह मोड़े हुए हैं, और जहां लगा उनको कि ओवैसी यहाँ से जीत सकते हैं तो ओवैसी को उन्होंने अपना सारा वोट जो है उधर पलट दिया। तो ये जो है एक थोड़ा सा ये शिफ्ट हुआ वोटों में उस तरह का जो है। बाकी अगर देखा जाए तो जनाधार में, जातीय संतुलन में अगर दोनों संगठनों को देखिए तो मुझे लगता है कि महागठबंधन का जो जातीय संगठन था ये काफ़ी स्ट्रांग था, और हमको तो लगता है कि जो एनडीए का जो संगठन है जातीय समीकरण उससे कहीं कमज़ोर नहीं है, बल्कि 20 ही दिखता है। 20 इसलिए दिखता है कि भाई ये कहा जाता है कि ये एमवाई उसका आधार है, यानी कि मुस्लिम यादव तो 32% तो यही हो जाते हैं। उसके बाद देखिए कि ये जो आईआईपी के जो आईपी गुप्ता है, जितेंद्र गुप्ता या क्या उनका नाम है, उनके आ जाने से वह जो एक वर्ग है जिसको कि वो कौन पान समाज, ततिया समाज, क्या क्या बोलते हैं, वो वर्ग, और प्लस वीआईपी के आ जाने से मल्लाहों का वोट बहुत ज़्यादा है। ये समीकरण जो है ये बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। अब यहाँ संगठन के हिसाब से अगर देखिए तो ये बहुत मजबूत था। हुआ क्या है, अब गड़बड़ी कहाँ से हुई कि देखिए प्रबंधन और समन्वय,
यही दो ऐसी चीज़ें थी जो कि इस जीत का अंतर इतना ला दिया। एनडीए का कुछ भारी जरूर लग रहा था, पड़ रहा, लेकिन ये जीत का अंतर इतना हो जाएगा ये नहीं हो सकता था। समन्वय और प्रबंधन, ये दो चीज़ें थी, दोनों गठबंधनों में अंतर था। उधर देखिए आप कि आप उनके पार्टी में जितने भी उसके संगठन में पार्टियां थी, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, लोजपा हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, और मांझी की पार्टी हो, हम हो, ये पांचों जो पार्टियां थी शुरू से लेकर के आखिर तक टिकट बंटवारे से थोड़ी बहुत अंदर अंदर नाराजगी भली रही होगी, लेकिन वो सरफेस पर कभी नहीं आई। और अमित शाह को कह लीजिए या जो भी शीर्षस्थ जो नेता लोग हैं बीजेपी के, बहुत ही अच्छे ढंग से पांचों लोग अपने में टिकट का बंटवारा कर लिए और चुनाव का प्रचार शुरू से ही वो लोग करना शुरू कर दिए। इधर क्या हुआ, अब इधर इस महागठबंधन में सबसे ज़्यादा पेंच जो है राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने फंसा दिया। पहले तो शुरू में जो है वो लगे वहाँ से ये कहने कि कौन कितनी सीटें लड़ेंगी, हम इतनी सीट लड़ेंगे, कोई 70 कोई 60, इतने करने में जो है वो जो एक समय था उस समय में करीब हफ्ता 10 दिन तो उसी में निकल गया जो है, और उसमें कोई प्रसार जो है वो राजद के जो तेजस्वी हैं वो नहीं कर पाए, और गठबंधन का वहाँ से खेला जो है थोड़ा सा वहाँ से डाउनफॉल होने लगा। बीच में कांग्रेस के जो बड़े नेता क्या राहुल ही हैं, वो गायब हो गए जो है, और फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो जो उनके अपने सपोर्टर कह लीजिए या उनके पक्ष में जो बात करने वाले लोग थे, वो उनकी में जैसा से निराशा हुई जो है। उसके बाद से जो मुकेश का जो प्रकरण शुरू हुआ, मुकेश सहनी का, और ये जो अब किसी तरह से ये तीनों लोग बैठ करके और ये होने लगा आज कुछ बात होगी, और ये उस दिन उस होटल में मुकेश सहनी कमरे में बैठे रह गए, और ये लोग वो नीचे से कांग्रेस और आरजेडी के पदाधिकारी लोग बुलाते रहे कि आ जाइए, लेकिन वो कहे कि नहीं, जब तक हमको आप घोषणा मत कीजिएगा कि हमें डिप्टी सीएम का, तब तक हम नहीं आएंगे। अंत में फिर आए, हालांकि इससे वो नाराज भी हुए, लेकिन वो आए, और आने के बाद इस पूरे गठबंधन में एक जो मैसेज गया टिकट बंटवारे में, कई जगह जो है वो पता लगा कि एक सीट से आरजेडी का भी कैंडिडेट है और दूसरा जो है सहनी का भी कैंडिडेट है। इस तरह से वैसे ही कांग्रेस का भी है और आरजेडी का भी हो, तो कम से कम ये दर्जन भर सीटों पे इस तरह के टिकट वितरण हुए जो है। हालांकि उसमें से 5-6 सीटें बाद में वो सबसाइड हो गए जो है, लेकिन फिर भी 5-6 सीट पे तो चुनाव लड़े ही जो है। तो इसमें और भी मुकेश सहनी का जो तरीका रहा है चुनाव में, और उनका आकर के रोना, अपने भाई को हटा देना और उनके जगह किसी एक मुस्लिम प्रत्याशी को खड़े ही रखना जो है, तो एक जनमानस में ये बात आई। जनमानस मतलब जो सहनी का जो एक समाज है, उसमें ये लगा कि हम लोग ठगे जा रहे हैं और हम लोग जो है वो महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे। लिहाजा इस चुनाव में ये सबसे बड़ा क्लिक पॉइंट था। सारे के सारे जो सहनी समाज था, उसमें केवट, मल्लाह, बिंद, जो भी कह लीजिए, वो सब के सब जो है वो चले गए राजग के तरफ, इधर मुड़ करके आई नहीं जो है। यहाँ वही आए जहाँ ये अपने समाज के लोगों को टिकट दे दिए, तो कुछ वहाँ पे वोट मिल गया तो मिल गया, वही वोट मिल गया। नतीजा हुआ क्या कि उधर के वोट बैंक में जैसे कि 1-2-7% का वोट बैंक ऐसे ही बढ़ गया था। चिराग के 5.66% देख लीजिए, और 1.77 उनका ये कुशवाहा जी का, करीब 7% वही हो गया जो है। और मुकेश सहनी का वोट जो पिछले बार जो 1.5% था, उसमें से वो बहुत नहीं निकला, और मान लीजिए निकल भी गया तो भी ये 7-7% जब वोट बढ़ा, तो ये उनका वोट 37 से होकर के वो चला गया, वो करीब 44-45% जो है। और इसमें जो और थोड़ा जो वोट बढ़ा है वह जो है वो ये SIR के कारण जो बोगस वोट खत्म हुए उसके कारण, और महिलाओं का जो वोट पड़ गया वो, तो एक 10% का डिफरेंस हो गया। 10% जब भी डिफरेंस हो जाएगा दोनों पार्टियों में, तो इसी तरह का ये परिणाम नजर आएंगे जो है। तो ये सब दोनों पार्टियों में क्या कमी रही है, ये तो प्रबंधन का और समन्वय में मुझे लगता है कि ये अगर शुरू से ही तेजस्वी को अगर ये सीएम कांग्रेस मान करके चली होती और आपस में गठबंधन बढ़िया रहा होता, कहीं ये
प्रत्याशियों का जो एक जगह से दो जगह जो ये लोग अपना अपना दे दिए, ये सब नहीं रहा होता। और केंद्रीय नेतृत्व के भी कुछ लोग बड़े 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 नेता इस बिहार में आते हैं, जैसे कि इस गठबंधन में देखिए मोदी और क्या क्या कौन कौन से नेता लोग नहीं आए, लेकिन उस तरह से उस पार्टी में कांग्रेस के हो, चाहे देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही है, कांग्रेस की जिस लीडरशिप को यहाँ पर उतर के आना चाहिए वो नहीं आए, और कुल मिला जुला के महागठबंधन जो है वहाँ वो फेल कर गया, और लोगों में एक निराशा आ गई कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जो भी वोट जो थोड़ा बहुत कुछ लोग होते हैं ना वोट इस तरह के कि उनको लगता है कि किसको वोट देंगे, जो जीतेगा दे देंगे, तो ये जो भावना है जीतेंगे तो लग गया पूरा। एक तो मीडिया में भी हल्ला हो गया कि सब जीत रहे हैं, हार रहे हैं, ऐसे जो है तो पूरा का पूरा माहौल जो है वो इंडिया के पक्ष में चला गया। और जो भी वोटर जो किसी को की तरफ न जाने वाले थे वो भी उनकी संख्या ज़्यादा होती है, वो जिताने हराने में बहुत महत्व रखते हैं, और वो सब के सब जो है वो एनडीए की तरफ चले गए। ये तो आपके तात्कालिक कारक हो गए जो है। लेकिन देखिए केवल चुनाव में जीत हार सिर्फ इसी से नहीं होती है, इसके पहले से भी लोगों का एक मन जो है वो बना होता है। ये कभी ऐसे चुनाव में नहीं होता है कि चुनाव आ गया है और हम अगर पहले से एक महीना पहले से हम मन बनाए हैं कोई जो है और एक महीना के बाद हम मन बदल दे, ऐसे बहुत कम होते हैं। सब लोग पार्टी के प्रति जो है अपनी अपनी कुछ न कुछ लॉयल्टी रखते हैं लोग जो है, उसमें बहुत बदलाव नहीं आता है। बदलाव जो है ये की जो प्रक्रिया होती है ना, ये कि हमको किसको वोट देना है, ये बहुत पहले से ही जो है वो चलती मतलब कि आती रहती है जो है। एक तो इन्होंने जो काम किया ये राजग वालों ने, एनडीए वालों ने, कि पूरे बिहार में जंगल राज को एक इस तरह से लोगों के सामने रखा। जंगल राज था नहीं था मैं इस पर बहस नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह से रखा पिछले जो भी उस समय जो काम होते थे और कैसे कानून व्यवस्था जो ध्वस्त होती थी उसको लोगों के सामने रखा। और सिर्फ ये कानून व्यवस्था सामने नहीं रखे, ये लोग कुछ इस तरह से लोग चर्चा कर दिए कि जैसे लगा कि ये सब कानून व्यवस्था जो है वो यादवों के चलते बिगड़ा जो है, या थोड़ी सी भूमिका अलग हो गई जो है, और इस मीडिया ने भी इसको हवा दे दिया। तो सारे जो मैंने यादवों के अलावा जो और हिंदू जो समाज था ना वो अगेंस्ट में हो गया। वहाँ के एमवाई के भाई मुस्लिम के खिलाफ तो रहते ही लगते हैं, फिर यादव की जो वहाँ पे जो गोलबंद जातियाँ हैं और आरजेडी के समर्थक हैं, उन्होंने जो है उनके खिलाफ जो सारे लोग लामबंद हो गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आपको हम बता दें कि इस बार अगर देखिए तो आरजेडी ने सबसे अधिक का मतलब आपकी इसके पहले देखिए तो कम होती थी, इस बार उसने भूमिहारों को भी खूब टिकट दिया, राजपूतों को भी दिया, ब्राह्मणों को भी दिया, कुशवाहों को भी टिकट दिया। तो टिकट वितरण में उन्होंने एक अच्छी अपनी जो सामाजिक संतुलन है उनको उन्होंने कायम रखा जो है, और उनके अंदर कभी ये इस तरह की भावना नहीं रही कि हम अगड़ा पिछड़ा या उस तरह से हम भाव करके चलें। एक समझने की भावना उनके पास थी जो है। लेकिन चीज़ें होती क्या है ना कि आपके हाथ से जब धीरे धीरे वो निकलती हैं तो फिर आपके खिलाफ हो जाता है। तो जंगल राज को ये लोग ऐसे प्रस्तुत किए जैसे लगा कि जंगल राज का कारण ही जो यादव समाज है, और उसके खिलाफ में सारी जातियाँ जो है एक तरह से जो है एक लामबंद तरीके से हो गए। तो तेजस्वी के खिलाफ सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो गए जो है। और एक बात और सोचिए अगर आप कि ये चीज़ें जो है ना वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हैं कि कैसे वोटर्स आपका पहले से ही मन जो है मिजाज वो बना लेता है। देखिए एक तो ये है कि अगर उनके कुछ प्रवक्ताओं को देख लीजिए, जैसे कि मनोज झा हैं, और एक नेता को देख लीजिए जैसे कि चंद्रशेखर चंद्रवंशी हैं। ये चंद्रवंशी का तो कई बार आया है कि सनातन के खिलाफ वो बहुत बोलते हैं, बहुत उल्टा सुलटा बोलते रहते हैं, जो भगवान के खिलाफ, मनुस्मृति के खिलाफ। और मनोज झा तो संसद में भी जैसे जिस तरह से ठाकुर का कुआं वाला चित्रण किए, तो यह एक जो है ना एक समाज में एक भावना गई कि ये लोग जो है कितने सवर्णों के खिलाफ या सनातन धर्म के खिलाफ ये बात बोलते हैं। ये पूरा घर कर गई। ये आप देखिए चूँकि एक दिन में कोई मामला नहीं होता है, ये धीरे धीरे ना समाज में परसिस्ट करता है, और तभी से जो है ये मन अपना लोग बनाना शुरू कर दिए कि इन लोगों के खिलाफ हमको जाना है। इसलिए इस बार देखिए चंद्रशेखर चंद्रवंशी चुनाव वहाँ से हार गए जो है,
और उनको हराया बस इसलिए गया कि उन्होंने सनातन भगवान के बारे में जो टिप्पणियाँ की थी उससे लोग बहुत वहाँ पे रंजित थे लोग, और वो चुनाव वहाँ पे आए। मनोज झा को ये पता नहीं था कि आप जो काम कह रहे हैं संसद में जो बैठे हैं और जो बात कह रहे हैं, आपके बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन जिस ढंग से आप सामने लोगों को आप बताते हैं, वो आप परोसते हैं, ये ठीक नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक वोट में कमी आई है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए एक समय था लालू प्रसाद यादव का, जिनके बहुत करीब जगदानंद बाबू थे, आपके शिवानंद तिवारी थे, और एक उनका कौन, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छे मतलब कि वो लोग नेता थे, और ये सब सवर्ण जातिया के हैं, और ये उस समय भी लालू के साथ रहे। जब 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 बिहार में अगड़े पिछड़े की बात होती तब भी ये लोग लालू के साथ थे। अब देखिए तो तेजस्वी के पास इस तरह की कोई व्यक्ति मतलब कि पर्सनालिटी जो है वो उनके साथ नहीं रही जो है, और अब संजय यादव जो है उसके जगह ले लिए। संजय यादव सब मॉनिटरिंग करने लगे। इसलिए जो समाज में जो एक मैसेज जाता है ना कि एक सारे समाज के लोगों को हम ले होकर चल रहे हैं, ये जो भावना थी ये तेजस्वी के जो गठबंधन था उसमें नहीं आ पाई। और एक बहुत बड़ा कारण था कि इतने टिकट सवर्णों को देने के बाद भी सवर्ण बहुत ज़्यादा जीत करके नहीं आए। सवर्ण ही नहीं, अगर टोटल अगर आप देखें तो महागठबंधन में इस बार जो है अपनी जातियों को जो आई यादव थे उनकी भी संख्या बहुत कम हुई है, और मुसलमानों की भी संख्या कम हुई है। और इधर देखिए तो विपक्ष की जो पार्टियां थी उसमें 13 यादव चुनाव 13 या 11 को दिए थे, 5 इसमें जीते। और उधर अगर देखिए तो 52 टिकट मिला था, और हमें लग रहा है कि पता नहीं 13, 15, 17 ऐसे कुछ चुनाव वहाँ पे जीते हुए हैं जो है। तो टिकट वितरण, अब हालांकि एक और भी मजबूरी है कि अगर लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत टिकट दे दिया था, 52 टिकट यादवों को नहीं देना चाहिए। भाई यादव उनके वोट बैंक हैं, अगर उनको टिकट नहीं देंगे तो आप लोगों की क्या गारंटी है कि आप उनको वोट देंगे। कम से कम उसका वह वोट तो जो है कन्फर्म है कि हाँ हमारे पास उतना वोट मिलेगा। तो अपने लोगों को वो निराश भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए टिकट देना भी उनकी जो है वो मजबूरी थी। तो टिकट वितरण में हमें नहीं लगता है कि उनका जो बांटे वो ठीक ठाक से बांटे, और हर वर्ग हर समूह, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सबको तेजस्वी ने अच्छे से टिकट से बांटे। अब चूँकि अब ये जो SIR ने जो एक तो बोगस वोट जो है एक वो कम हो गया। दूसरी बात कि जो 10,000 और महिलाओं के पास जो स्कीम चली, ये महिलाओं ने भर भर के वोट दिया। और ये सब तमाम ऐसे रीजन थे जो कि महागठबंधन के वोट को कम तो नहीं किए, लेकिन राजग के जो गठबंधन का इसमें वोट जो है ये बढ़ा दिए जो है। और एक और भी बात है, देखिए आजकल सब लोग जो है ना टेलीविज़न देखते हैं और डिबेट देखते हैं। डिबेट में प्रवक्ताओं का भी बहुत बड़ा एक योगदान है। आप एक ही चीज़ को प्रवक्ताओं को अगर देखिए तो हम RJD की प्रवक्ता की बात करते हैं कि आप चाहे शक्ति यादव को देख लीजिए या कंचन यादव को देखिए, या वो कौन एक भारती करके वो मैडम है वो आती हैं जो है, तो इनके जरा वक्तव्य से आप जब आप सुनते हैं ना तो एकदम ये लगता है कि ये लोग कितना ज़्यादा मतलब कि सवर्ण और सनातन विरोधी हैं लोग, इनके बात से लग जाता है। देखिए प्रवक्ता का मतलब ये होता है कि आप बहुत ही शालीनता से अपनी बात करें कि कम से कम आपके कहने से कोई नाराज़ ना हो। भाई आपका वोट बैंक आपसे हो सकता है कि आपसे खुश होता है, लेकिन आप दूसरे को नाराज़ करके अगर आप इस तरह की भाषा जब आप सामने लोग बोलते हैं, और चूँकि चैनल पे ना ये TV वगैरह पे क्या है ना कि ये डिबेट जो होती है ये एक बार जब हो जाती है तो एक तो वो हटती नहीं है, दूसरी बात कि बहुत लोग देखते हैं तो एक अपना जो है प्रक्रिया बना लेते हैं कि आपकी पार्टी किस तरह के लोगों को जो है वो सपोर्ट कर रही है और किन लोगों के खिलाफ में ये जहर उगल रही है। तो एक तो प्रवक्ताओं का भी रोल जो है, और दूसरी बात कि जो वोट चोरी करते रहे SIR के खिलाफ, तो वहाँ बिहार में लोग SIR के खिलाफ लोग नहीं थे। वोट चोरी करना, मोदी को अपशब्द कहना और
राहुल जी का जो आज तक अभी तक ये समझ में नहीं आया कि उनको केवल निगेटिविटी, जैसे कि आज कल उस दिन जो मोदी जी भी बोले, हमेशा एक निगेटिव थाट लेकर के आते हैं और सबको कमी गिनाना, यही सब काम है। कोई अपना जो है अच्छा एजेंडा सामने प्रयोग नहीं करते हैं और इससे जो है बहुत ज़्यादा जनता जो है नाखुश है। देखिए ये बात आप जानिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की के जो कार्यकलाप हैं उनसे बहुत लोग नाराज़ हैं। लेकिन सवाल उठता है कि उनकी आपकी नाराज़गी को फ़ायदा उठाने के लिए आप जो झूठी जब नैरेटिव जब गढ़ते हैं ना, तो उस नैरेटिव से वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। फिर कहता है कि अरे ये तो और गए गुजरे हैं भाई, छोड़ो जाने दे, इनको क्या वोट देना है। और इस लिहाज से ये बीजेपी का वोट जो है वो घटता नहीं है, बढ़ता है। और आपके खिलाफ जो है एक तरह से जनमानस में आदमी की जो सोच है ना वो बदलती जा रही है। तो कम से कम कांग्रेस को या विपक्ष को एक सही राजनीति से अच्छे मुद्दे लेकर के आए। बहुत मुद्दे ऐसे हैं उन पे आप सोचिए। अब केवल आप संस्थाओं पे अगर आप उंगली उठा, अभी भी चुनाव परिणाम आए हैं और अभी भी लोग उंगली उठाए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जनता का, आज हम एक कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे तो उन्होंने कहा कि ये जनादेश नहीं है, ज्ञानादेश है। यानी कि वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके तरफ लेकर के ये उनकी पक्ष की बातें हैं और वही चुनाव जो है में घपला करके चुनाव जीते हैं। इस तरह के भाषण देने से क्या होता है ना, जनता का निगाह आप लोगों के ऊपर या विश्वास एकदम और घट जाता है। तो प्रवक्ताओं को भी थोड़ी सी सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो लंबो लिबास मित्रों, जो हमें समझ में आया कि आज की डेट में भी तेजस्वी को बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनके समर्थकों की निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी आप सबसे बड़ी पार्टी हैं। 23% का वोट आपका जस का तस इंटैक्ट पड़ा हुआ है। इसमें कम्युनिस्ट के जो वोट जो इस बार जो गिरे हुए हैं उसका कारण था कि अपने जो उम्मीदवार थे उनको बदले नहीं, करीब के 10 साल 15 साल से थे, तो इसलिए वहाँ पे हो गया। और कांग्रेस के वोटों में 1% से कम का अंतर आया हुआ है। ये कांग्रेस का जो है वो आप जानते ही हैं, प्रचार ऐसे ही बहुत लचर था। तो 1% के 0.7% का कम आना ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो महागठबंधन का वोट बैंक है वो कहीं बहुत ज़्यादा इसमें से गिरावट नहीं हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि दूसरी जो पार्टी है उसमें वोटों की संख्या जो है, जो महिलाओं की, और SIR में, देखिए SIR पर मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा, आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाऊंगा कि SIR ने कैसे इस चुनाव को बदल दिया है, पूरा बदल दिया है। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज वहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आज यही सब बातें थी जो आपसे मुखातिब होना था, और तत्कालिक जो कारण थे वो हमने बताया। और इसके पहले जो इस गठबंधन के प्रति जो विचार थे लोगों को वो हमने बताया। कैसे हमने बताया कि लालू यादव के समय किस तरह से वो सवर्ण जातियाँ तब भी उनके साथ खड़ी थी और आज क्यों नहीं उनके साथ खड़ी हैं। ये सब के कारण पे हम आपके पास बहस किए हम जो है। मेरा नतीजा यही है कि आने वाले समय में अभी बीजेपी को बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बीजेपी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में RJD, अभी उसके पास जो संगठन है, अभी जो भी उसके पास जाति समीकरण की जो पार्टियां हैं, यानी कि VIP हो गया, IIP हो गया, और अपने जो कांग्रेस, और ये एक बहुत बड़ा मजबूत वोट बैंक है। इसमें अच्छे से ईमानदारी से तेजस्वी को आगे करके आप कांग्रेस अगर यहाँ भी अगर राजनीति करेगी तो ये गलत हो जाएगा। आप भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी बिहार के आज CM न हो, कल CM न हो, एक न एक समय आएगा कि उनको CM बनना है, क्योंकि उनके पास एक बहुत मजबूत आधार है। और कोई सरकार जो है वो खिलाफ वाली, वो ठीक है, इस बार हो गया, कोई ज़रूरी नहीं कि अगले बार हो। तो तेजस्वी के पास जनाधार है, मजबूत जनाधार है, उनके पास वोट बैंक है। थोड़ी सी उनको जो प्रबंधन जो है वो अपने जो लोग हैं ना उनको संतुलित लेकर के चलना है, और इसकी शुरुआत ये शुरू से ही कर लें। नहीं तो हमें लग रहा है कि सना मल्लाह को थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल करना चाहिए। वो कब क्या बोलते हैं उनके ऊपर कोई ठीक नहीं रहता है। नहीं तो देखा जाए तो IP गुप्ता का जो जातीय समीकरण है, जो मल्लाहों का जो है, और फिर इनका जो वोट बैंक है, यादव कह लीजिए, मुसलमान का कह लीजिए, और कांग्रेस का परंपरागत,
ये वोट कहीं से भी जो है वो एनडीए के वोट बैंक से कहीं कम नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए, और कोशिश जब करेंगे तो अभी इस बार के जो महागठबंधन में जो वोट जो फ्रैक्शन हुआ है ना, इस वोट में अभी ये जो इनके वीआईपी की जो वोट बैंक है ना, ये और आप मान के चलिए कि वीआईपी का कम से कम 2 से 3% वोट जो है और इस महागठबंधन ऐड होगा, और आईआईपी को थोड़ा सा ये लोग आगे कर देंगे तो इसकी भी संख्या, ये अभी इस बार 0.37% 3 सीट पर लड़े थे, इनकी भी जो परसेंटेज कम नहीं है। तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में ये गठबंधन जो है वो एनडीए के गठबंधन से मजबूत पड़ेगा, और तेजस्वी को उनके समर्थकों को बिल्कुल जो है इस हार को अच्छे से देखिए, कभी भी जनता का जो भी जनादेश हो उसको सर माथे पर रखना चाहिए। जितने आप सरल सहज तरीके से इसको अपनाएंगे और अपनी लड़ाई और जो वाजिब जो चीज़ें हैं उसको आप लेकर के जाइए, सड़क पे लड़ते रहिए, निश्चित रूप से ये कामयाबी होगी। और हम कभी भी इस परिणाम से मैं अचरज नहीं हूँ, क्योंकि हमें मालूम था कि परिणाम इसी तरह के आएंगे। हाँ, ये अचरज जरूर हुआ जो 200 के ऊपर चला गया, तो 200 के ऊपर जाने का मैंने आपको कारण बता दिया कि क्यों गया। बाकी आगे से हमें लग रहा है कि महागठबंधन जो एक बहुत बड़ी चुनौती होकर ये उभरेगी, और निश्चित रूप से, और हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ है। देखिए, जब कमज़ोर हो उसी के साथ खड़ा होना चाहिए जो है। लेकिन एक बात तो मुझे कहनी ही पड़ेगी कि चुनाव आयोग थोड़ा सा निश्चित रूप से, भाई चुनाव आयोग का मतलब क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी तरह से पक्षपाती नहीं होंगे। ठीक है कि आपने चुनाव अच्छे से कराया, कहीं कोई रिगिंग नहीं हुई, कहीं रीपोलिंग नहीं हुई, लेकिन चुनाव के दौरान महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालना 10-10 हज़ार रुपया, ये कहीं से, ये निश्चित रूप से एक तरह से देखा जाए तो वो असर डाला होगा मतदाताओं पे, और इस काम को चुनाव आयोग को रोकना चाहिए था। चुनाव आयोग अगर नहीं रोका है तो उसको इस संज्ञान में लेना चाहिए, और आगे से इस तरह की कोई भी, हमें लगता है चुनाव आयोग को घोषणा कर देना चाहिए कि भाई जिस दिन ये चुनाव की घोषणा हो गई तारीख की, उसके बाद से आप किसी भी तरह का कोई भी पैसा किसी के अकाउंट में भेजेंगे नहीं, और न ही कुछ इस तरह की स्कीम का वायदा करेंगे। नहीं तो ये सब सिलसिला एक तरह से शुरू हुआ है, और ये रेवड़ी वाला ये चलता रहेगा। तो चुनाव आयोग की हम निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनकी यह मनसा पे निश्चित रूप से हमारा भी एक सवाल है कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये वीडियो जो है हम आप समक्ष रखें, और सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कह दूँ जो हमारे वीडियो देखे पिछले चुनाव में, और हमारे करीब 69 लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, उनको विशेष धन्यवाद देता हूं। और मैं आप सबसे एक निवेदन है कि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो कृपया कमेंट में न्यू सब्सक्राइबर और अपना नाम लिखें, ताकि हम अपनी कृतज्ञता आपके प्रति जो है वो समर्पित कर सकें। मित्रों, इस सब के साथ अगली वीडियो तक के लिए हमें याद दीजिए। नमस्कार।